दरअसल ये जो इस वक्त जो मंजर है, अभी अभी फैसला आया है। हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर उस फैसले को, फांसी की सजा को बरकरार रखा है। 3 जजों की बेंच थी, सर्वसम्मति से इस फैसले को बरकरार रखा गया है। सिद्धांत की तो धज्जियां उड़ गई। महात्मा गांधी जी ने कहा था नॉन वायलेंस, अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा है। ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां उड़ गई। जीने का अधिकार है, जो जीवन देता है वही जीवन ले सकता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केपी सिंह जी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वकील केपी सिंह जी मौजूद हैं। अरे हटो ना, हो रहा जाने क्यों दोषियों के वकील की इस हंसी में, इन बातों में एक बेशर्मी नजर आती है। आपका व्यवसाय एक तरफ है, लेकिन ये जो मामला था, शायद इस तरह की प्रतिक्रियाएं यहां पर जरूरी नहीं थी। पूनम शर्मा के पास चलते हैं, वहां पर उनके साथ कई और लड़कियां मौजूद हैं जो इस फैसले पर बात करना चाहती हैं। पूनम, मैं इससे असंतुष्ट हूं और जैसे जजमेंट मिल जाएगा उसको स्टडी करके हम उस पर जो रिव्यू है, हम रिव्यू फाइल करेंगे। अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता के लिए रिव्यू फाइल करेंगे। लेकिन सर, उन्होंने बोला कि समाज में मैसेज पहुंचना जरूरी था। समाज में मैसेज के लिए किसी को फांसी नहीं दे सकते। पनिशमेंट का अर्थ है, पनिशमेंट का मतलब है सुधार, उसे सुधारा जाए। महात्मा गांधी के सिद्धांत की तो धज्जियां उड़ गई। महात्मा गांधी जी ने कहा था नॉन वायलेंस, अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा है। ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां उड़ गई। जीने का अधिकार है, जो जीवन देता है वही जीवन ले सकता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केपी सिंह जी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वकील रिव्यू फाइल करेंगे, क्या मतलब अब इसका? जी, मैं आपको यही बता रहा था कि अभी बैटल खत्म नहीं हुआ है, अभी ये तो जंग जारी है। अब ऐसा है कि डिलेटरी टैक्टिक्स जो होते हैं, हाँ। या जो डिफेंस के पास राइट है, जैसे डिलेटरी टैक्टिक कहना गलत होगा पर इसको यूज किया जा सकता है, वो ये है कि इसी जजमेंट के खिलाफ आप रिव्यू फाइल करते हो कि ये फैसले में ये खामियां थी ऑन लॉ, इसे आप प्लीज देखिए। रिव्यू अगर डिसाइड आपके खिलाफ होता है तो आप एक क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन होती है क्वेश्चन ऑफ लॉ, एब्सोल्यूट क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, और वो ज्यादातर इन चेंबर डिसाइड होती है, उसमें सुनने की चांसेस कम होती हैं। पर अगर वो भी खत्म हो जाए तो उसके बाद एक और राइट होता है, वो होता है मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास। चाहे हमारे राष्ट्रपति की आज तक डिसीजंस इसके मामले में बड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं जो राइट्स हैं और जो अभी रोड ब्लॉक्स आपके सामने हैं, तो ये फैसला अभी कई दफा एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं सब, परिवार वाले लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो पूरा समाज एकजुट हो गया था वो लड़ाई लड़ना चाहता था। लेकिन जब ऐसी देरी देखते हैं और देखते हैं कि एक फैसला आ गया, उसके बाद अभी और आगे, उतने पैसे भी नहीं होते हैं सबके पास कि एक कानूनी लड़ाई लड़ते जाएं। यहां पर मीडिया अटेंशन था, पूरे देश का अटेंशन था। क्या हौसला तोड़ने वाली नहीं होती है ये सारी लड़ाई? देखिए, एक आम आदमी का तो ऑफ कोर्स इसमें हौसला टूट जाता है, क्योंकि वकीलों के पास जाना, कोर्ट के चक्कर काटना, इसमें बहुत समय लगता है और आपके अंदर बहुत मानसिक ताकत होनी चाहिए इस युद्ध को आगे तक ले जाने के लिए। परंतु एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होने के नाते मैं यही कह सकती हूँ कि हमारे देश का जो कानून है वो और देशों के कानून से कहीं पर भी कम नहीं है, और जो हमारा सबसे बड़ा जो एक फंडामेंटल राइट है। The final verdict of the court has been the final verdict of the court has been to uphold इसका 20 मिनट लगाओ ना यार। He is telling you the final the verdict. court has been to, if you want to do it, we'll do it peacefully. I'll take 10 minutes, but do it peacefully. Please, one second. So please go ahead. Please go ahead. The final, let her come. She's part of the team. Otherwise, I won't give you an interview. Come on, Supriya, come in front. The final, सुन लीजिए. The final verdict of the court has been to uphold the death sentence which had been given by the 2 courts below, and the court has relied and considered the concept of collective conscience and felt that this is the nature of crime which deserves nothing other than the death sentence, and that is why they have affirmed the judgments of the court below. ठीक है, we have with us Chaya Sharma, who was a DCP of South at that particular time period. Ma'am, finally the family members are very much happy to see the judge. फैसले के बाद एक प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इस सब के बीच जो दोषियों के वकील है उन्होंने कह दिया है कि वो रिव्यू के लिए जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा है, लेकिन अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो शायद ये थोड़ा सा और लंबा इंतजार हो सकता है इंसाफ का इस पूरे मामले में। और इसीलिए मैं
जो दोषियों के वकील की प्रतिक्रिया थी, जो एक की मौत से कुछ नहीं बदलता है और हम गांधी जी के देश में हैं, ये चीजें हास्यास्पद लगती हैं ऐसे मौकों पर। मैं तो ये समझ रही हूँ, इनकी जो इंटरेक्शन मैंने देखा, इस तरह का कॉन्सेप्ट रखने वाला बार काउंसिल शुड रियली इवैल्यूएट मेंटल स्टेटस एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ दीज एडवोकेट्स, क्योंकि ये जो कह रहे हैं गांधी जी का बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या गांधी जी इनके दोषियों के लिए बरकरार नहीं है? वाकई अगर वो इतनी हैवानियत को थोड़ी देर के लिए अंजाम दे आपको रोकना सकते हैं। चाहूंगी क्योंकि हमारे संवाददाता इस वक्त सीधी बातचीत कर रहे हैं मेनका गांधी से अशोक सिंघल के पास। पूरी जिंदगी बीत गई उस इंसान की। मेनका जी, आपका हमेशा से जोर रहा है कि जो हरासमेंट्स हैं महिलाओं की अलग अलग जगह पर या रेप केसेज हैं, उनको लेके जागरूक होना चाहिए, अवेकनिंग कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी आप कर रही हैं। आपको लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा ऐसी चीज़ों से? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। एक तो आप मीडिया वाले ने बिल्कुल अपना रुख बदल दिया निर्भया कांड के बाद, और अब आप लोग तो इतने सतर्क हैं कि छोटा सा भी कांड हो कहीं भी, वैसे तो कोई भी कांड छोटा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो आप लोग इसके बारे में बोलते हैं, लिखते हैं। ये जिसको मैं बोलती हूँ ज़ीरो टॉलरेंस मीडिया का है अब कोई भी कांड औरत पे ऊपर। तो सबसे पहला चेंज तो ये आया है। इससे पहले निर्भया से पहले इतना सामने नहीं आता था। दूसरा कि हम लोगों ने रिएक्ट करके निर्भया के बाद सारे कानून बदले, उसके बाद वन स्टॉप सेंटर्स पीड़ित औरतों के लिए बनाए। अभी 150 मैंने बनाए हैं और 600 मैं बना करके जाऊंगे। हम लोगों ने ये ई-बॉक्स मॉलेस्टेशन के लिए बनाया है, जिसमें कोई भी पीड़ित औरत उसको इस्तेमाल कर सकती है। हम लोगों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटीज़ बनाया। आज ही मैं उन सबको वर्कशॉप में ट्रेनिंग दे करके आई हूँ। सरकारी और गैर सरकारी भी संस्थाओं में सबको बनाना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ औरत काम करती है और जहाँ 10 लोगों से ज़्यादा कंपनी में है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी होना ज़रूरी है। तो अब देखिए पैनिक बटन जो सेल फोन्स पर आ गए हैं, जो नए सेल फोन्स हैं, सब में एक पैनिक बटन लगा है, और ये पहले कभी किसने सोचा कि हो सकता है, लेकिन हुआ है। हमें 3 साल लगे हैं, लेकिन इस सरकार ने करी है। तो ये आइए आपको सुनाते हैं कि निर्भया की मां ने क्या प्रतिक्रिया दी फैसला आने के बाद। जी, निर्भया की मां हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़ी हैं। ये जब फैसला दिया जस्टिस दीपक मिश्रा ने, बताया गया कि तालियां बज गई हैं वहां पर, आप संतुष्ट हैं अब कि ये चारों के चारों दरिंदे फांसी पर झूलेंगे? बिल्कुल संतुष्ट है। ये फैसला सिर्फ हमारा नहीं था, पूरा समाज का था, आप लोगों का था। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने सारे समाज का, अपने देशवासियों का, अपने मीडिया भाई बहनों का। सब लोगों ने हमारा उस टाइम से अब तक साथ दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर उम्मीद करती हूँ कि और भी बच्चियों के लिए हम ऐसे करेंगे। बिल्कुल। बेटी आपने खोई, पूरा देश जागा आपकी बेटी के, हम तो बलिदान ही कहेंगे उससे। जो कुछ हुआ था 2012 में वो बलिदान से कम नहीं था। आज अगर हम ये फैसला देख रहे हैं तो हम सचमुच में कह सकते हैं कि ये आने वाले दिनों के लिए एक मिसाल है, और हर दरिंदा कुछ भी ऐसा करने से पहले 1000 नहीं शायद अपने पूरे जन्म सोचेगा। हाँ, हम आज कह सकते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लचर व्यवस्था है, लेकिन कानून में देर है, अंधेर नहीं है। आज कोर्ट में साबित हो गया। और मैं एक बार सबको धन्यवाद करती हूँ। हम सबको इंसाफ मिला, आज निर्भया को सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिला। क्या उस नाबालिग की खुले छूटने पर अभी कोई मलाल आपके मन में रह गया है? बिल्कुल, ये तो हमेशा रहेगा। जब तक जिएंगे तब तक ये दुख रहेगा, लेकिन अब नहीं कुछ कर सकते तो क्या कर। तो कोर्ट में क्या क्या हुआ वो हम सिलसिलेवार आपको इन तस्वीरों के जरिए, इस रिप्रेजेंटेशन के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जयंती जी, जो हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर, और जो बात रेखा जी ने उठाई भी है कि अगर मृत्यु ना हो तो मृत्युदंड नहीं हो सकता है, जबकि उससे बड़ी बर्बरता क्या हो सकती है इस धरती पर? मेरा मानना ये है कि रोकथाम के लिए ये शायद पहला कदम है।
मृत्युदंड को अनाउंस करना, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल साइकी को देखें उसके पास इतना वक्त, इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती है कि वो सोचे अपने फ्यूचर के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। लेकिन हर क्रिमिनल को ये समझ आ जाती है ये इस क्राइम को मैंने अंजाम दिया तो मुझे मृत्युदंड हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द डिटरेंट। बाकी जो रेखा जी कह रही थी लॉज में चेंज आनी चाहिए, हाँ उसमें भी शायद चेंज आनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है अगर ये रेप प्रूफ होता है तो हमेशा यू शुड हैव द मैक्सिमम पनिशमेंट इन माइंड, क्योंकि उसके अलावा कोई और चीज डिटरेंट की हैसियत से कामयाब नहीं हो सकती। कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इस डर से देखिए कहां तक रुका जाए। यहाँ मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा। आप ये मान के चलिए कि इस सेक्शन का, इस एलिगेशन का बहुत तगड़ा मिसयूज हो रहा है, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये मिसयूज हो रहा है इसलिए कहीं ना कहीं पे इसकी जो थ्रेट परसेप्शन है वो डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि अगर, और इस वजह से जो सीरियस केसेस हैं उनमें लोग शक करने लगते हैं, और इसी वजह से फिर ये मैटर्स डिले होते हैं। स्टेटमेंट देती है, झूठ बोलती है, झूठा केस डालती है, तो उस पे भी वही सजा हो, और बहुत स्ट्रांग सजा। जो सरकारी वकील है सिद्धार्थ लूथरा, उनसे हमारे संवाददाता ने बात की है, वो सुना देते हैं। सरकारी वकील में बहुत जो है दो जो एक व्यू अपनाने की बात की गई, उसके बावजूद को फैसला दिया। मेरा ये आगे देखिए, जस्ट मेरी टीम से इनकी फोटो बोलिए मेरा हमें ये तकनीकी दिक्कतों की वजह से हम पूरा अच्छे से आवाज नहीं सुना पा रहे हैं। रेखा जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, जैसे कपिल जी ने भी बताया कि ये जो कई बार हमारी जो धाराएं हैं इनका मिसयूज होता है, और 376 का भी मिसयूज होने लग गया, और निर्भया केस के बाद में जिस तरह से क्रिमिनल लॉ का जो अमेंडमेंट किया गया, और 354 की जो धारा है उसको बहुत बड़ा उसका एक स्कोप बना दिया गया। तो आज एक वकील की हैसियत से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आजकल इतनी ज्यादा कोर्ट्स के अंदर ऐसी केस पाए जाते हैं जहाँ पे लड़कियां जो हैं ये एफआईआर दर्ज करती हैं कि भाई मेरे को लड़के ने छेड़ा, मेरे को लड़के ने घूर के देखा। मैं ये नहीं कह रही कि जीरो टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि कोई भी इस तरह का कोई गलत करता है, इस तरह के यौन जो शोषण करने की किसी की भी कोशिश करता है, परंतु इसका मिसयूज जिस तरीके से हो रहा है वो आंकड़े भी जिस तरीके से हमारी जो छोटी अदालतें हैं कोर्ट के में भरी हुई हैं 354 के मुकदमे से, और साथ साथ हाई कोर्ट की अगर बात करें तो उतने के उतने समझौते फटाफट हो जाते हैं कि भाई हमने में ये एफआईआर जरूर दर्ज करी थी 354 की, पर अब हमारा फैसला हो गया है और मुझे गलतफहमी हो गई कि इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा गलत काम किया, अब मैं उस एफआईआर को रद्द करने के लिए तैयार हूं। तो ऐसा लगता है कि अगर जिस औरत के साथ वाकई में ऐसा हादसा हुआ 354 का या 376 की अगर बात करें तो इतनी जल्दी वो समझौता नहीं करेगी और इतने जल्दी वो एफआईआर को रद्द करवाने के लिए तैयार नहीं होगी। तो कहीं ना तो कहीं लगता है कि या तो कोई जोश में आके बिना सोचे समझे, कुछ लड़कियां भी जो हैं या तो सोचती समझती नहीं है कि एफआईआर दर्ज करने के पहले कि हम कर क्या रही हैं, हमको भी भुगतना पड़ेगा उस एफआईआर का जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, और जो दूसरी साइड जो अक्यूज्ड है उसको भी भुगतना पड़ेगा। आज की तारीख में अगर हम यहाँ देरी देखते हैं तो हमें पूरे समाज की जिम्मेदारी देखनी होगी, सिर्फ ऐसा नहीं कि महिलाएं एक तरफ और पुरुष एक तरफ, यहाँ समाज की बात। और कोर्ट का परिसर ऐसा होना चाहिए, अगर आपने कोर्ट का गलत इस्तेमाल किया टाइम का, तो आप अगर झूठा इल्जाम डालती हैं तो जेंडर को मद्देनजर ना रखते हुए उसको भी उसी तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आई सपोर्ट फुल्ली विथ व्हाट ही इज सेइंग, बिकॉज आप देखेंगे जैसे रेखा जी भी कह रही हैं, कोर्ट के परिसर में जो भी जाता है जेंडर बेस्ड बायस्ड अगर अप्रोच हम रखते हैं तो कोर्ट का होना ना होना बराबर है। मैं यहीं पर जो जयंती जी ने बात की उसमें कानूनी स्पष्टीकरण करना चाहूंगी कि फर्ज करें कोई लड़की झूठी एफआईआर करती है, मतलब झूठी हो या नहीं हो परंतु वो झूठी पाई जाती है, तो अनफॉर्चुनेटली कानून अपने आप उसको सजा नहीं देता है कि देखिए तुमने एक एफआईआर गलत कर दी, और जो अक्यूज्ड है उसको बाइज्जत बरी करा जाता है। हालांकि तो यहाँ पे चूंकि हम निर्भया मामले की बात कर रहे हैं तो भटकते हुए नहीं, ये मुद्दा जरूर है, एक पहलू जरूर है, लेकिन आज जिस चीज की चर्चा हम कर रहे हैं वो ये कि ऐसी दरिंदगी तो मौत की सजा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ना सिर्फ ऐसी दरिंदगी मौत की सजा पर एक एग्जाम्पल सेट हो गया है कि आप
जिस स्पीड से फैसला आया, मैं समझता हूं कि हमें डिले की बात कर रहे हैं, पर जिस स्पीड से फैसला आया, जो ट्रायल कोर्ट ने करा, जो हाई कोर्ट ने करा, सुप्रीम कोर्ट के पास एक लार्जर इशू था, पर जो कोर्ट्स ने जिस स्पीड से फैसला करा वो अपने में काफी ऐतिहासिक है। और उसकी वजह से ही जो अब हमारे यहाँ पे स्पीड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी है वो इसी कांड की वजह से हुई थी। और आज जो हमारी कोर्ट्स में फैसले बहुत स्पीड से आते हैं, साल के अंदर डिसीजंस होते हैं, वो थैंक्स टू दिस ओनली, जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेकिन इस कानून में अभी और बदलाव और सुधार हो सकता है, बिल्कुल हो दोनों सकता तरफ है, से, बिल्कुल right. हो सकता है बदलाव। और हमें सीख लेने की जरूरत है बाहर के देशों से भी। वहां पे भी देखिए लॉयर्स के अलावा यू हैव सोशल वर्कर्स, यू हैव जो साइकोलॉजिस्ट। पहली बार निर्भया के बाद यहाँ पर भी गठन हुआ है कमेटी का। तो वो चीज होना चाहिए जो समझ सके कि परिवार के लिए कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। और जैसे मैंने कहा, कोर्ट के परिसर में जेंडर स्पेसिफिसिटी नहीं होनी चाहिए, गिल्टी एंड नॉन गिल्टी का। हालांकि उस पूरे मामले के बाद और भी ऐसे कई मामले आए जहां पर अमानवीय दरिंदगी की गई। एक छोटी सी बच्ची गुड़िया का मामला आया था एक के बाद, और उसमें तो आपको अभी ध्यान भी नहीं होगा, ये तो मीडिया की आंखों के सामने है, लेकिन वहां तो जाने कहां किस मुकाम पर लटके हों वो केस। आप एकदम सही कह रही हैं। और इसी वजह से जो हम कह रहे थे कि लॉज में अमेंडमेंट की जरूरत है, उससे ज्यादा जो हमारा पुलिस विंग है उसको सेंसिटाइज करने की बहुत जरूरत है। उनको ये ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अभी भी क्या होता है कि 8 बजे पहुंच जाते हैं लेडी के घर पे, या सुबह सुबह स्टेटमेंट लिखाने के लिए, जो इन्होंने डर क्रिएट कर रखा है। बहुत सारे लोग इसी वजह से थाने जाने में डरते हैं या 100 नंबर फोन करने में डरते हैं। वो भी एक बहुत जरूरी चीज है जी हमारे सामने। सिद्धार्थ लूथरा से जो हमारे संवाददाता ने बातचीत की है वो अब आपको दिखाते हैं। अब तकनीकी खामियां दूर हो चुकी हैं। ठीक है, हमारे साथ सिद्धार्थ लूथरा, उनसे बात करते हैं। सर, सरकारी वकील थे आप इस मामले में, और बहुत इसमें जो है अमाइकस क्यूरी जो है दोनों, उनकी तरफ से भी जो है एक तरह से लीनियंट व्यू अपनाने की बात की गई थी। उसके बावजूद भी कोर्ट ने आप लोगों की दलीलों को माना और फैसला दिया। क्या कहना है आपका सर? मेरा ये कहना है कि सुप्रिया आगे देखिए, जस्ट अ मिनट, मेरी टीम साथ है भाई, डोंट इनकी भी फोटो लीजिए। बोलिए। मेरा ये कहना है कि जरा साइड पे आओ। मेरा ये कहना, आओ जी पुरोहित साहब आओ। जी बताइए। मेरा ये कहना है कि इस केस में हमें मेहनत ये करनी पड़ी थी क्योंकि रिकॉर्ड वॉल्यूमिनस था, बहुत एविडेंस थी, बहुत एग्जिबिट थे, और मेरी सारी टीम ने मिल के यहाँ मदद की। ट्रायल कोर्ट में भी वकीलों ने प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत मदद की, हाई कोर्ट में भी बहुत मेहनत की गई थी, और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इसमें बड़े तरीके से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की गई, और जो सारे अफसर हैं, मिस्टर परूथी हैं, सुप्रिया हैं, बाकी जो कोलीग्स हैं, सब ने दिल लगा के दिन रात काम किया, और उस काम का नतीजा आज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों जजमेंट सपोर्ट किया। कोर्ट ने कहा कि जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं वो एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस से ज्यादा नहीं है, और इसीलिए जो है उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले। कोर्ट ने ये कहा है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस जो दी गई हैं इस केस में, जवान उम्र, उनके पारिवारिक सिचुएशन, ये सब लेने के बावजूद अगर देखा जाए तो इस जुर्म को देखा जाए, और उस जुर्म को जिस बेदर्दी से किया गया है, हाँ, जिस बेदर्दी से इसे किया गया है, इसलिए कोर्ट का ये कहना था कि इस केस में डेथ सेंटेंस के सिवाय और कोई सेंटेंस कोर्ट ने एक शब्द यूज किया, कहा कि इसकी वजह से समाज में सुनामी ऑफ एक तरह से शॉक वेव जो है वो आई, मतलब एक सुनामी आई शॉक वेव। कोर्ट का ये कहना है कि इस जुर्म ने सोसाइटी के रोंगटों को खड़ा कर दिया था, और सोसाइटी को हमें जवाब देना चाहिए। और ये जो कलेक्टिव कॉन्शियंस का आर्गुमेंट दूसरी साइड ने लिया गया था कि पॉपुलिज्म है, ये पॉपुलिज्म नहीं है। कोर्ट को ये देखना था, और जो कोर्ट ने आज देखा है कि हर जुर्म को सही सजा मिलनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा, और इस केस में जो कोर्ट ने सजा सही सोची वही दी है। ठीक, आखिरी सवाल है सर, इसके बाद अब क्या है प्रोसेस, अगर आम लोगों के समझाने के लिए हम बताएं तो? इनको हक है कि ये रिव्यू फाइल कर रहे हैं, इसके बाद इनको हक है कि ये क्यूरेटिव पिटीशन में चले जाएं, और बाद में या गवर्नर साहब या प्रेसिडेंट साहब को अपील कर सकते हैं, क्लेमेंसी मांग सकते हैं। उसका समय जो लगेगा, रिव्यू का 90 दिन है, उसके बाद क्यूरेटिव ली जाती है, तो वो जो समय लगेगा नॉर्मल कोर्स में। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सिद्धार्थ लूथरा सरकारी वकील, इस मामले में सीनियर एडवोकेट हैं। पूरी टीम ने कड़ी मेहनत करी, और जिसका ये नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया है, और एक एक कड़ी दर कड़ी जिस तरह से इस मामले में मेहनत की गई, साइंटिफिक एविडेंस जुटाए गए, और इन्हीं को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही माना है। कैमरामैन प्रताप के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। पॉपुलिज्म नहीं है ये फैसला, ये कह रहे हैं सरकारी वकील। हालांकि कुछ हद तक एक
जो हमेशा एक प्रेशर की बात की जाती है कि पब्लिक ओपिनियन आ रहा है, मीडिया का अपना ओपिनियन है और उस सब के बीच ये फैसला आना है, तो इसीलिए शायद एक वो जो दूसरे रुख की हम बात करते हैं जो कहता है कि नहीं जो भी हुआ है वो हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल वाली सोच जो आ जाती है, वो शायद इस दौर में और इस तरह के जो केसेस में एब्सोल्युटली लागू नहीं। देखिए, जो ये मॉब मेंटालिटी की बात करते हैं तो उसी को अगर आप डिफाइन करोगे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस क्या कहा जाता है कि जो कॉमन मैन है, जो कॉमन लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, अगर उनकी आत्मा इससे इफेक्टेड होती है, अगर वो क्वेश्चन करती है उनकी कॉन्शियस, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस में आता है। तो इसे मॉब मेंटालिटी नहीं कहेंगे। आप ये देखिए कि ये जो केस था वो कितना बड़ा कैटलिस्ट था चेंज के लिए। हमारी कोर्ट्स में कितने चेंजेस आए, हमारे अपने इंडियन पीनल कोड में कितने चेंजेस आए, सीआरपीसी में कितना चेंज आया। आज की डेट में आप कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट को बिठाया जाता है, मैं तो ये करूंगा कि उनकी भी एविडेंशियरी वैल्यू होनी चाहिए। जब हम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बोलते हैं कि उनकी एविडेंशियरी वैल्यू होगी, फोटोग्राफर को बोलते हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट की क्यों नहीं? आप उसको सेकेंडरी एविडेंस में ले सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि उसकी जो रिपोर्ट होगी वो कुछ हद तक कोर्ट पढ़ के सोच सकती है कि मेंटालिटी क्या है, विक्टिम की भी या अक्यूज्ड की भी, और उसको आगे ऐसे केसेस में लिया जा सकता है। लिमिटेड रखिए जहां पे इस तरह के हीनियस रेप केसेस हो। रेप केसेस की भी कैटेगरी होती है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होती है क्योंकि ये डेथ से भी बुरी चीज है जिस भी लेडी के साथ हुई, पर एक कैटेगरी तो होती है। कुछ ऐसे होते हैं रेप केसेस जो कि ऑन द फेस ऑफ इट नकली होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप वाले केसेस, जहां पे या बोला जाता है कि जी मैंने इसको पैसे दिए थे, मैं पैसे मांगने गई, मेरी पैसे की डिस्प्यूट हो गई, मैंने इसके खिलाफ क्रिमिनल केस करा, आज इसने मेरे साथ रेप कर दिया और 3 साल पहले रेप कर दिया था, आज मैं कंप्लेंट करवा रही हूँ। ऐसे केसेस छोड़ के जो रेयरेस्ट और रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें ऐसी चीजें भी होनी चाहिए। इसीलिए कोई दो राय ही नहीं था। अगर दोषियों के वकील कह रहे हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है, ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जो डिफेंस काउंसिल है इस तरह की बात अपनी जुबान पे भी कैसे ला सकते हैं। एक वकील होने के नाते, दोषियों के वकील होने के नाते नहीं, एक वकील होने के नाते जो एक औसतन बुद्धि जो एक वकील को होनी चाहिए, और वो काफी एक्सपीरियंस्ड वकील लगते हैं उम्र से, तो उनकी किस सोच से, किस नजरिए से वो आज गांधीज्म की और नॉन वायलेंस की बातें कर रहे हैं। अगर बिल्कुल आप बैलेंस करके अपना एक तराजू के उस बात को तोलें, आज अगर ये इतना बड़ा मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया होता तो, और ये कि सिर्फ ये केस होता तो शायद इसका कुछ और कोई वर्डिक्ट होता। नो डाउट इस केस से कलेक्टिव कॉन्शियस जो है समाज की बदली है, और जैसे सिद्धार्थ लूथरा जी ने भी कहा कि ये पॉपुलर वर्डिक्ट नहीं है कि भाई लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि समाज चाहता है कि ऐसा वर्डिक्ट हो। अब बहुत बड़े न्यायाधीश बैठे हैं जिन्होंने सोच समझ के अपने विवेक के साथ में ये फैसला दिया है। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह का हीनियस क्राइम होता है तो जो हमारे जजेस होते हैं उनके दिमाग के ऊपर बहुत सारी चीजें वे करती हैं, परंतु सबसे बड़ी जो चीज जो उनके दिमाग पर होती है वो कानूनी होता है। चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो और कोई हो, कानून की नजर में सब बराबर है। निर्भया केस के बाद में और भी कई ऐसे किस्से हुए जो शायद इतने ही दर्दनाक थे या कुछ ज्यादा भी थे, जो छोटी सी गुड़िया के साथ हुआ। अब उस केस का क्या हुआ, वो शायद कहीं पर दब गया, उसका कोई फैसला शायद हुआ भी नहीं हो, मुझे अभी ज्ञान नहीं है उसके बारे में। परंतु ऐसे केसेस के अंदर भी जो आज ये फैसला हुआ, मुझे उम्मीद होती है, क्योंकि जहाँ पे गुड़िया जो थी शायद उसकी भी मौत हो गई थी उसके अंदर, तो ऐसे केसेस के अंदर, बलात्कार के केसेस के अंदर इसका जो एक चीज और है, एसिड अटैक, that is also as derogatory as this. उसकी सजा हो गई, उसकी होती है, सजा हो गई है। जेंडर न्यूट्रल केस है, उसमें लड़का करे लड़की करे, लड़का करे बराबर होगा जी, जेंडर न्यूट्रल है, वो बहुत तगड़ा स्टेप। इस तरह की चीजें जो हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से फास्ट ट्रैक कोर्ट का आना अनदर स्टेप, उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन होना। जैसे इस केस में हमें 4-5 साल लग गए, इस तरह से डिले नहीं होना चाहिए। These are very sensitive cases. चूंकि विश्लेषण हमारा जारी है एक बार फिर से, और हम एक, अगर आप अभी जुड़े हैं हमारे साथ तो हम एक बार फिर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट का जो फैसला था कि सजाए मौत हो, चारों के चारों आरोपियों को सजाए मौत को बरकरार रखा गया है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपको जो दोषियों के वकील हैं उनकी दलीलें एक बार सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। की पूरी तरह से सुनवाई की, लेकिन उसके बाद हमें न्याय मिला। हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ नहीं मिला। मैंने कोर्ट में भी बोला, मैं इससे असंतुष्ट हूं, और जैसे जजमेंट मिल जाएगा उसको स्टडी करके हम उस पर जो रिव्यू है, हम रिव्यू फाइल करेंगे। अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता के लिए रिव्यू फाइल करेंगे। लेकिन सर उन्होंने बोला कि समाज में मैसेज पहुंचना जरूरी है। समाज में मैसेज के लिए किसी को फांसी नहीं दे सकते।
पनिशमेंट का अर्थ है, पनिशमेंट का मतलब है सुधार, उसे सुधारा पीछे पार्क में ले जा रहा आशा जी पार्क में आ जाना, क्यों लड़ रहे हो? पार्क में सब एक साथ बात करते हैं। बद्री जी, निर्भया के पिता मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हालांकि ये मामला इतना बड़ा है, इस पर समूचे देश की निगाहें इस कदर टिकी रही कि कोर्ट के बाहर आप वो तस्वीरें देख रहे थे जहां पर सब कोशिश ये कर रहे थे कि निर्भया के पिता की प्रतिक्रिया एक बार मिल जाए। वो कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं जो फैसला हुआ है उससे, और अब उन्हें इंतजार है बस कि इन दरिंदों को कब फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जिसने बरकरार रखा है हाई कोर्ट की फांसी की सजा को, फैसले पर निर्भया के पिता का बयान कि वो पूरी तरीके से फैसले से संतुष्ट हैं। दूसरी तरफ दोषियों के वकील जिसने कहा कि रिव्यू डालेंगे, वो अभी तक कार्रवाई उस लिहाज से नहीं हुई है लेकिन उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। निर्भया की मां ने भी कहा कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और समूचे देश को उन्होंने धन्यवाद किया कि इस लड़ाई में सब उनके साथ जुड़े रहे और सबकी जीत। लेकिन दरअसल जीत तब होगी जब वाकई इस फैसले का जो डर है, जो खौफ है, वो लोगों के जहन में बैठेगा, उन लोगों के जहन में बैठेगा जो ऐसे तत्व हैं जो समाज को लेकर नहीं सोचते, स्वयं को लेकर सोचते हैं। और उस मानसिकता पर एक प्रहार ये फैसला। आज पूरा देश अगर इसमें इस फैसले का इंतजार कर रहा था तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जानना चाहते थे कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत कोई ऐसा फैसला सुनाएगी जिससे उनकी अपनी बहू बेटियां कुछ और सुरक्षित महसूस करें। लेकिन एक ऐसे देश में हम रहते हैं जहां पर जब नेता चर्चा में जुड़ जाते हैं तो जवानों की, नौजवानों की गलती भी बताते हैं। इसीलिए हम वकील को क्या कहें, वो तो दोषियों की पैरवी यहां पर कर रहे थे। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, शायद उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से करनी चाहिए। थोड़ी एम्पैथाइज कर सकते हैं पर वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको कुछ बोलने का हमें शायद हक नहीं है क्योंकि उन्होंने रिव्यू फाइल करना है, उसके ग्राउंड्स बनाने हैं, क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करनी है, उसके ग्राउंड बनाने हैं, प्रेसिडेंट साहब को लिखना है, उसके ग्राउंड्स बनाने। तो शायद अभी वो भी ये समझते हैं कि उनको एक हार्ड स्टैंड लेकर चलना है, बेटर वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बेटर सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, पर वो फिर उनकी अपनी आई थिंक मेंटल आउटलुक है। लेकिन अब जब एक जो छूट गया जिस पे निर्भया की मां को हमेशा ये गुस्सा रहा कि उसने सोचा, उसने प्लानिंग की, उसने एग्जीक्यूट किया और सबसे कम सजा के साथ वो नाबालिग छूट गया। कम से कम इस तरह के ऑफेंसेस में बहुत चर्चा हुई संसद में लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया। क्या कोई रास्ता आगे दिखता है कि सेक्सुअल क्राइम्स को लेकर, इतने हेनस क्राइम्स को लेकर इस तरह का कोई, हम साथ में बता भी दें कि दोषियों के लिए तिहाड़ में सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक आपको याद होगा, एक जो आरोपी था उसने जेल में ही फांसी लगा ली थी और उसके बाद से सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाए गए वहां पर देखने के लिए कि क्या कोई दुर्व्यवहार है या फिर क्या कहीं वो सुसाइड करने की कोशिश न करे ये जो दोषी हैं चारों। लेकिन अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये खबर बताई जा रही है। जी, क्या हम आगे का कोई रूपरेखा देख सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं क्योंकि जो निर्भया की माता जी ने भी अभी कहा वो बिल्कुल सही है। जो सबसे बड़ा दरिंदा था वो तो छूट गया, सिर्फ अपनी उम्र का फायदा उठा के। और इस तरह के जो दरिंदगी से जो हमारे यौन के अपराध होते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि जब समाज बदल चुका है, बायोलॉजिकल बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं हमारे देश के अंदर। हम देखते हैं कि हर एक के उसमें तो उसके अंदर कहीं तो कहीं जो ये उम्र है, जो नाबालिग की जो उम्र है, नाबालिग और बालिग के बीच में जो एक जो छोटा सा ग्रे एरिया है, शायद वो 1 मिनट का भी अगर कहीं पर कमी रह जाएगी, 1 दिन की भी कमी रह जाएगी तो नाबालिग होने का कोई फायदा उठा सकता है। अपने 1 दिन भी अगर वो बालिग होने से कम होता है तो अगर इतना बड़ा जो दरिंदा तो था, जिससे सारी प्लानिंग करी थी, साजिश करी थी कि मैं किस तरीके से निर्भया को और उसके दोस्त को बस के अंदर प्रलोभन देके मैं बिठाऊंगा और उनको बाद में इस तरीके से करूंगा, गलत काम करूंगा, तो कहीं समाज में अगर बदलाव आएगा, कानून में बदलाव आएगा तो उस
ऐसे दरिंदों को भी पकड़ने के लिए कानून के शिकंजे के अंदर हमको लेना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं लेंगे तो जो हम देख रहे हैं, हम अंजाम देख रहे हैं, कहीं तो कहीं ये कमी हमेशा निर्भया की माँ के दिल में और समाज के दिल में भी ये बात हमेशा खटकती रहेगी कि हाँ, जो सबसे बड़ा गलत आदमी था वो तो छूट ही गया अपनी उम्र का फायदा उठा के। और वो आखिर में बच्चा, अगर हम उसको कहते हैं कि बच्चा या नाबालिग, तो कितना बड़ा बच्चा था या कितना बड़ा नाबालिग था, ये एक बहुत सोचने की बात हो जाती है। अपने से भी ज्यादा मलाल मेरे को इस बात का है कि अगर इसको फिर से मौका मिलता है, ही विल अगेन डू दिस। उसके हम कोई इस चर्चा पे लौटते नहीं हैं। है। हम उस वक्त तत्कालीन डीसीपी थी छाया शर्मा, जिनको इस हादसे के बाद स्थानांतरित कर दिया गया था यहाँ से। वो पहुंची थी कोर्ट की इस कार्रवाई में शामिल होने के लिए। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। दिल्ली पुलिस के 3 लोग, डीसीपी छाया शर्मा, राजेंद्र और अनिल शर्मा, ये 3 वो अहम लोग हैं जिन्होंने इस गैंग रेप के केस को क्रैक किया 24 घंटे के अंदर। छाया जी, फर्स्ट रिएक्शन आपका, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस था, आप पर दबाव भी था, उस वक्त इतना प्रेशर था, फर्स्ट रिएक्शन? Only reaction is a team effort. हमारी टीम, पुलिस हेडक्वार्टर, everybody, we all coordinated. There was a lot of effort. There was law and order going on. There was so many other issues. We all acted in sync, and that is what is most important. And we were a team of about 100 officers in South District, but that doesn't mean that other officers were not there. और भी officers थे जो पूरे दिल्ली पुलिस के लगे हुए थे सिचुएशन को संभालने में और केस को क्रैक करने में, हमारी मदद करने में। दिन हमारे को बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट मिला सीनियर्स से, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है कि टीम एक अच्छे तरह से परफॉर्म कर पाए। तो आई थिंक वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, हम लोग का एफर्ट था, बट अगर ऊपर सीनियर्स का हमारा सहयोग नहीं होता तो हम शायद उतना अच्छा नहीं। आप एक महिला हैं, बहुत बड़ा ये क्राइम था, उसके बाद पूरा देश उबल गया था, एक महिला भी हैं और डीसीपी भी हैं, उसके बाद इस फैसले पर क्या रिएक्शन है? कह रही हूँ बार बार, प्रोफेशनली एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग। और हम लोग की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक छोटे से कांस्टेबल से लेके पीसीआर वैन, ट्रैफिक, सब ने बहुत मेहनत करी कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और राजेंद्र, हमारे प्रोसिक्यूशन टीम ने भी बहुत काम किया। मिस्टर दयान कृष्णन, राजीव मोहन, देयर वाज अनदर पीपी ना, अंसारी जी, सब ने बहुत मेहनत करी। बिकॉज पुलिस अपना काम करती है, लेकिन उस काम को पेश करने वाले ये हमारे पीपीज और एसजेस होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरह से पेश करते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। छाया शर्मा जी के साथ 2 और ऑफिसर थे जिन्होंने इस केस को क्रैक करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। राजेंद्र जी एसटीएफ में थे। फैसले पर क्या रिएक्शन है? कितना मुश्किल था एविडेंस कलेक्ट करना? जैसे हेड ऑफ द एसआईटी ने बताया है कि वी आर प्रोफेशनली सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड। अनिल जी, आप? लैंडमार्क सर, लैंडमार्क, ये वो 3 जाबाज ऑफिसर थे जिन्होंने गैंग रेप, जो 16 दिसंबर निर्भया गैंग रेप था, उस केस को सुलझाया और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस एविडेंस पर मुहर लगा दी। कैमरामैन कुलवंत के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो ये प्रतिक्रियाओं का दौर जो एक के बाद एक आ रहा है। छाया शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, जो कि तत्कालीन डीसीपी साउथ थी, और उनके जिम्मे ही जो शुरुआती पूरा इन्वेस्टिगेशन था वो था। लेकिन दबाव उस वक्त इतना ज्यादा था, लोग सड़कों पर इस कदर थे कि उस वक्त जो पूरी सरकारी व्यवस्था थी, जो हम एक कह सकते हैं कि सत्ता का सिंहासन डोल गया था उस वक्त, जो लोग निकल कर आए थे, सड़कों पर आए थे और एक युद्ध सा छिड़ गया था उस समाज की उस सोच के खिलाफ। उसके बाद कई ऐसे वाक्य भी हुए थे जब हमने देखा कि चंद युवाओं ने लड़कियों की मदद के लिए भी आगे आकर हाथ बढ़ाया था। और शायद उस बदलाव की ओर ही हम अगर इस मामले को एक मिसाल कहते हैं तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि सामाजिक बदलाव, कानूनी बदलाव तो बाद में आया, लेकिन सामाजिक बदलाव, हालांकि अभी भी बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि वो पूर्ण बदलाव नहीं था। हाँ, चंद ऐसे लोग थे जिनको हिम्मत मिल गई थी। और अवेयरनेस की अगर बात करें तो दिस वाज काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल जहां मास अवेयरनेस था। छोटे छोटे बच्चे भी, स्कूली बच्चे, उनको भी पता था इसके बारे में। तो उसके बाद आई बीन एसोसिएटेड विद दिल्ली पुलिस फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन। हैरानी की बात है, इस केस के बारे में हर कोने कोने में हर बच्चे को इंफॉर्मेशन है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, एंड दिस वाज समथिंग रॉन्ग। यू नो, probably this is one of the major steps and I'm really grateful to the judiciary. अगर आप देखें तो जजेस का जो इन्वॉल्वमेंट है, जुडिशियरी प्लेज अ वेरी बिग रोल, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में एंड देन सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह
जो जुडिशियरी है उन्होंने आवाम का जो एक एक्सपेक्टेशन है उस पर वो खड़े उतरे. सो दीज आर द पीपल हु कैन ब्रिंग अबाउट लॉट ऑफ चेंजेस. अब जैसे हम लोग कह रहे हैं कि इसके बाद आप देखें तो हर थर्ड डे यू विल फाइंड जुवेनाइल एज ग्रुप का बच्चा जो है उससे छोटी बच्ची से रेप कर दिया. दिल्ली में ये हादसे होते हैं. 13 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, उसने 5 साल की, 6 साल की बच्ची से रेप कर दिया. नाउ एटलीस्ट दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर दे विल हैव एन अवेयरनेस कि ये गलत काम है. सो दैट वे इट वाज अ माइलस्टोन. श्वेता जी, मैं यही कहूँगी कि अवेयरनेस के साथ साथ ये तो ऑफ कोर्स आज मीडिया ने इतना बड़ा इसको उठाया है मामले को, परंतु जैसे जयंती जी ने भी कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह के गलत काम करते हैं, तो कानून में तो बदलाव आ ही रहा है, पर साथ साथ हमारे देश के अंदर जब तक हम सेक्स एजुकेशन के ऊपर और भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, और सबसे पहले जो है जो एजुकेशन है घर से शुरू होती है, तो हम अपने बच्चों को, हमारे घर के जो बच्चे हैं उनको जब तक इसके बारे में ज्ञान नहीं देंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और स्कूल्स के अंदर जब तक सेक्स एजुकेशन नहीं होगी, तो सिर्फ कानून में बदलाव आने से, ऑफ कोर्स कानून में बदलाव आया है, निर्भया केस के बाद में रेप की जो परिभाषा है उसको ही बहुत बड़ा विस्तार से कर दिया गया है, और ये जो आज जो फैसला आया उसके बाद में भी हम ये उम्मीद करते हैं कि एक सबक मिलेगी, एक डर बैठेगा, भय होगा दिमाग के अंदर कि हम कोई गलत काम करेंगे तो उसका क्या अंजाम हो सकता है. परंतु समाज में जो टोटल बदलाव आएगा, और वो भी महिला सुरक्षा की दृष्टि से, वो तभी आ सकता है कि जब तक अंदर से जो चेंज नहीं आए. चेंज हैज टू कम फ्रॉम विद इन. बुनियादी चेंज आना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक चेंज की अभी और जरूरत है, वो ये है कि अगर एक माइनर एक ऐसी हरकत करता है जो एडल्ट हरकत हो, ये आप नहीं बोल सकते कि बच्चे को नहीं मालूम वो क्या कर रहा था. अगर एक सेक्सुअल एक्ट है तो उसको ऑफ कोर्स मालूम है, तो अगर एडल्ट एक्ट कर रहा है तो उसकी सजा भी एज एन एडल्ट मिलनी चाहिए. आप एक्सेप्शंस बनाइए, और मेरे ख्याल से कि ये समय आ गया है, आप इंटरनेट के एज पे हो, माइनर्स को भी एक्सेस है ऐसी इंफॉर्मेशन का, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, फिजिकल एक्ट्स काफ़ी कम उम्र में भी हो रहे हैं, तो अगर रेप कोई माइनर भी करता है तो उसको मालूम है वो क्या कर रहा है. ही कैनॉट एस्केप ये बोल के कि मुझे नहीं मालूम क्या कर रहे हैं. इट्स ए बायोलॉजिकल एक्ट, उसे पता है, तो उसकी सजा भी वैसी होनी चाहिए ताकि एक डेटरेंट हो, और उससे बड़ा डेटरेंट उनके माँ बाप हो, जैसे ये कह रही हैं कि उनके माँ बाप हो कि बच्चे को पहले से समझाए जी कि इससे छूट नहीं मिलेगी तुम्हें, देयर इज नो एस्केप, एक्सक्यूज नहीं है. और इस तरह की दलीलें कि इम्पोवेरिस्ट बैकग्राउंड से है, पैसे कमाने वाले कोई नहीं है, एजुकेटेड नहीं थे, ये युवा वर्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस है, आप